हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सा रेडियो एक्टिव विकिरण का स्पेक्ट्रम सतत है? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। चलिए हम समझते हैं कि रेडियो एक्टिव विकिरण क्या होते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है एक्स, अगर यह अस्थायी है तब यह क्या करता है? रेडियो एक्टिव विघटन करता है। रेडियो एक्टिव विघटन के दौरान एक कोई भी नाभिक हो वह एक नए नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स जो है वो वाई में परिवर्तित हो गया रेडियो एक्टिव विघटन के दौरान। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ निकलता है विकिरण के रूप में, तो यहाँ कुछ विकिरण निकलेगी। प्राथमिक रूप में ये जो विकिरण होती है सामान्यतः वो होती है अल्फा विकिरण अथवा बीटा विकिरण। अल्फा अथवा बीटा विकिरण के निकलने के बाद में गामा विकिरण निकल सकता है एक नाभिक से। जरूरी नहीं है कि जो ये गामा है वो सदैव ही निकले नाभिक से, लेकिन ये कभी कभी निकलता है ऊर्जा एवं संवेग को संरक्षित करने हेतु। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गामा विकिरण कभी कभी निकलती है, वो भी अल्फा एवं बीटा के बाद। अल्फा व बीटा क्षय के बाद निकलती है। कुछ चीजें और समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास नाभिक है एक्स और ये क्षय करके वाई में परिवर्तित हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा विकिरण निकली है। अल्फा विकिरण कुछ और नहीं बल्कि हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा विकिरण को दर्शाया जाता है 2He4 से। इसके ऊपर दो धन आवेश होगा। अब इसके साथ एक गामा किरण निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है। तब दरअसल जो ये अल्फा विकिरण निकला है इसके ऊपर प्रयोग किया गया। प्रयोग हम लोगों ने इसके ऊपर इस तरीके से किया कि मान लीजिए हमारे पास में रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहाँ पे जिसके अंदर से अल्फा विकिरणें निकल रही हैं। तो इसको इस तरीके के बॉक्स के अंदर रख दिया ताकि एक ही तरफ से विकिरणें निकलें। तो इधर से आपकी अल्फा विकिरणें मान लीजिए निकल रही हैं। हमने क्या किया कि इधर एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया कुछ इस तरीके से। ऐसा वास्तविक रूप में किया गया है इन अल्फा विकिरणों के गुणों के बारे में जानने के लिए। फिर हमने क्या किया कि इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में डाला। हमें क्या मिला? हमें मिला कि जो ये गामा विकिरण है, क्योंकि अब ये चुंबकीय क्षेत्र में घुस रहा है तो इसके ऊपर बल लगेगा। मान लीजिए कि v गति से अंदर घुसता है, v सदिश से। तो यहाँ पे अल्फा कण के ऊपर हम बल लिख सकते हैं F बराबर उसका जो भी आवेश है Q गुणे v क्रॉस b। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत डाल रहे हैं और Q आवेश धनात्मक है, इसलिए जो Q है वो कुछ इस तरीके से विचलित होगी, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि जो एक आवेशित कण होता है अगर उसको v वेग से हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भेज दें तो वह एक वृत्तीय गति करती है। तो यहाँ पे जो अल्फा कण है वो कुछ इस तरीके से वृत्तीय गति करती है और यहाँ पे जाके टकरा जाती है। जो भी इसका त्रिज्या होता है मान लीजिए वह r है, तो r का मान लिखा जा सकता है r बराबर mv भागे q गुणे b के बराबर। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक त्रिज्या तो मिलती ही है, इसके अलावा कुछ और त्रिज्याएं भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं कुछ इस तरीके से। जिसका मतलब यह है कि जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके अंदर से अलग अलग गतियों वाली अल्फा कण निकल रही है। पर हमने ये पाया कि यहाँ पे कुछ ही ऐसी त्रिज्याएं थी जिन पे अल्फा कण हमें मिल रहा है, अर्थात हमें कुछ ही अल्फा कण मिले जिनकी ऊर्जा अलग अलग है। अब हम बात करते हैं अल्फा कणों के स्पेक्ट्रम की। अल्फा कण स्पेक्ट्रम। बात करें अल्फा कण के स्पेक्ट्रम की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही ऐसी गतियां होती हैं जिनके लिए अल्फा कण पदार्थ से निकल रहा है। अर्थात यहाँ पे जो ऊर्जा होगी अल्फा कण की, अगर इसका स्पेक्ट्रम बनाए तो वो डिस्क्रीट होगी, असतत होगी, रेखीय होगी, कुछ इस तरीके से, क्योंकि कुछ ही गतियों वाले अल्फा कण देखने को मिल रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम में दरअसल क्या होगा कि कुछ कुछ लाइन होगी, कुछ कुछ रेखाएं होगी। हर एक रेखा जो है विभिन्न ऊर्जा को दर्शाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा कण होता है उसकी जो स्पेक्ट्रम होती है वो दरअसल असतत होती है। असतत। असतत को आप रेखीय भी बोलते हैं। तो ये हो गया अल्फा कण का स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं बीटा के स्पेक्ट्रम की। तो मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है एक्स जो कि रेडियोएक्टिव विघटन के दौरान वायु में परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पे आपको बीटा विकिरण देखने को मिल रही है। बीटा विकिरण दरअसल दो प्रकार की होती है, बीटा प्लस एवं बीटा माइनस। बीटा माइनस के ऊपर ऋण आवेश होता है, बीटा प्लस के ऊपर धन आवेश होता है। अब हमने पुनः इन बीटा किरणों के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे गामा किरण निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है। तो हमने बीटा किरण के ऊपर पुनः प्रयोग किया।
फिर से वैसा ही व्यवस्था बनाया हमने, एक डिब्बा ले लिया कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर अपना रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। अब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ में से मान लीजिए बीटा किरणें कुछ इस तरीके से निकल रही हैं, बीटा किरणें। हमने क्या किया कि पुनः इनको एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भेजा। चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। चलिए मान लेते हैं कि जो ये बीटा किरण निकल रही है वो धनावेशित है, बीटा धन कण है। तो होगा ये कि हम इसको लिख सकते हैं F सदिश बराबर Q V सदिश गुणन B सदिश के साथ। इससे हम लिख सकते हैं कि जो इसके ऊपर बल होगा वो, उसकी वजह से जो ये कण होगा वो कुछ इस तरीके से विचलित होगा। और अगर इसकी त्रिज्या लिखना चाहें तो वह हो जाएगी R बराबर mv भागे QB से। मान लेते हैं यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र लगी हुई है, तो होगा ये कि जब ये बीटा किरण इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आएगा तो यह एक वृत्तीय गति करेगा इसके अंदर कुछ इस तरीके से। हमने प्रायोगिक रूप में ये देखा कि जो बीटा कण होता है उसकी जो ऊर्जाएं हैं अथवा उसकी जो त्रिज्याएं हैं वो दरअसल अल्फा कण से बहुत ही अलग हैं। हमने देखा कि जो ये बीटा कण है उसके लिए दरअसल हर एक त्रिज्या में वो कण हमें देखने को मिल रहा है, हर एक त्रिज्या में। ऐसा अल्फा कण की स्थिति में नहीं था, अल्फा कण में हमें कुछ ही त्रिज्याएं देखने को मिल रही थी। जैसे मान लीजिए ये पहली त्रिज्या है, ये दूसरी और ये तीसरी। लेकिन अगर बात करें हम बीटा किरणों की तो बीटा किरणों में हमें हर एक त्रिज्या देखने को मिल रही है। हम बोल सकते हैं कि जो बीटा किरणें निकलती हैं रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान उनकी गति भी बहुत सारी संभव है। अब बहुत सारी गतियाँ संभव है मतलब बहुत सारी ऊर्जाएं संभव है, क्योंकि ऊर्जा होती है 1/2 m गुणे v का वर्ग। तो यहाँ पे जब हम बीटा कण का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, बीटा का स्पेक्ट्रम, तो जो स्पेक्ट्रम होता है दरअसल उसके अंदर सारी ऊर्जाएं संभव होती हैं। तो अगर हम इसके स्पेक्ट्रम को बनाना चाहें, क्योंकि सारी ऊर्जाएं हैं इसलिए इसमें कोई रेखा नहीं है, बल्कि इसमें सारी ऊर्जाएं संभव होने के कारण यहाँ पे सतत स्पेक्ट्रम देखने को मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बीटा का स्पेक्ट्रम होता है वो दरअसल सतत स्पेक्ट्रम होता है, सतत स्पेक्ट्रम। पुनः अब हम बात करते हैं गामा विकिरण के बारे में। जैसा कि हमने आपको दिखाया यह है बीटा विकिरण का उत्सर्जन, और फिर यहाँ हमने देखा अल्फा विकिरण का उत्सर्जन। और मैंने आपको बताया कि जो गामा किरण है वह दरअसल अल्फा अथवा बीटा विकिरण के दौरान उत्पन्न होती है। और यह भी बताया कि ये जो गामा विकिरण है वो दरअसल उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी की वजह से अगर हम जब गामा विकिरण का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, गामा का स्पेक्ट्रम, तो क्योंकि इसकी सारी ऊर्जाएं संभव नहीं है इसलिए इसकी भी कुछ कुछ ऊर्जाएं मौजूद होती हैं। इसलिए हम जो गामा विकिरण का स्पेक्ट्रम देखते हैं प्रायोगिक रूप में वह भी दरअसल असतत होता है, उसमें भी कुछ कुछ ही रेखाएं होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो गामा का स्पेक्ट्रम होता है वो भी दरअसल असतत होता है, असतत स्पेक्ट्रम। असतत स्पेक्ट्रम को रेखित स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि कौन से रेडियो एक्टिव विकिरण का स्पेक्ट्रम सतत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बीटा कण होता है, बीटा कण, उसकी जो स्पेक्ट्रम होती है वो दरअसल सतत होती है। तो यहाँ इस प्रश्न का अगर उत्तर लिखें तो इसका उत्तर हो जाएगा बीटा कण। बीटा कण दो प्रकार का होता है, बीटा धन और बीटा ऋण कण। तो बीटा कण जो होते हैं उनकी स्पेक्ट्रम जो होती है सतत होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।